आपका सीआरपीसी चल रही थी और सीआरपीसी में आपका जो पिछले लेक्चर में यानी कि होली के पहले जो पढ़ाया गया था वह आपका 77 तक पढ़ाया गया था। होली के बाद आपका ये एक लेक्चर चला था, उसको फिर दोहराया जाएगा और 2 दिन से आपका लिखवाया ही जा रहा है। यानी कि मंगलवार से क्लास शुरू हुआ है तो मंगलवार को भी मेंस के लिए लिखवाया गया और कल भी लिखवाया गया। तो जितना पढ़ाया गया है उतना लिखवा दिया गया है। अब आपका 2 दिन लेक्चर सुनिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हो जाए तो एक दिन में लिखवा दिया जाएगा। आइए, जो आपका अगला मने सेक्शन चलेगा, ये आपका इंटरव्यू में भी बनता है, प्री में भी, और बिहार और एमपी इत्यादि राज्यों ने इस क्वेश्चन को मेंस में भी बनाया है। पहले क्वेश्चन का मॉडल देख लिया जाए। क्वेश्चन का मॉडल ये है आपका कि उन परिस्थिति क्वेश्चन का जो मॉडल बनता है, बैठिए भाई, जो क्वेश्चन का मॉडल बनता है वह ये बनता है कि अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। फिर एक बार देखिए, देखिए क्वेश्चन आपका जो बनता है वो पहले देखा जाए। अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रयागराज का न्यायालय किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और वारंटी जो है यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह पटना में है, तो उसे पटना में जाकर कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इस वारंट का निष्पादन आपका अधिकारिता से कहाँ कराना है, बाहर। अगर प्रयागराज में ही रहता तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधिकारिता से बाहर है तो उसके लिए आपका दो सकता है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 77 याद रखना है। सीआरपीसी की धारा 77 ये बताती है कि वारंट का निष्पादन भारत में कहीं भी किया जा सकता है। ये आप 77 से उल्लेख करेंगे एक लाइन, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आइए भाई, गिरफ्तारी का जो वारंट है वह कहाँ निष्पादित किया जा सकता है, तो पूरे भारत में हो जाएगा। तो पूरे भारत में कहीं भी अधिकारिता आने की दो प्रक्रिया है। पहले दो प्रक्रिया कंसेप्ट बना लीजिए और तब आपका उसको बेयर एक्ट से शुरू किया जाए। याद याद रखिएगा, ये मेंस में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। यानी कि आपका दो प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर ये है कि आपका यहीं के पुलिस अधिकारी को, यानी कि प्रयागराज के ही पुलिस अधिकारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए और जो प्रयागराज की पुलिस है वह भारत में कहीं भी जाकर वारंटी को खोजे और क्या करे, गिरफ्तार। यानी कि अगर वारंटी एक उदाहरण के तौर पे पटना में है तो प्रयागराज का न्यायालय प्रयागराज की पुलिस को ही गिरफ्तारी का वारंट
जारी कर सकता है और प्रयागराज की पुलिस आपका पटना में जाकर और वारंटी को क्या करेगी, गिरफ्तार। ये पहला नियम है। बैठिए भाई। दूसरा नियम जो है आपका वह है कि यहाँ से वारंट पटना भेजा जाए, यानी कि प्रयागराज का न्यायालय गिरफ्तारी के वारंट को पटना के पुलिस को भेजे, पटना की पुलिस वारंटी को पटना में गिरफ्तार करे। ये दूसरा तरीका है। तो आप अगर पूछा जाए कि अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कितने प्रकार से, तो कितने प्रकार हमने बताया, दो। एक पुलिस अधिकारी को देकर और दूसरा हमने क्या किया, वारंट को कहाँ भिजवा दिया, जहां वारंटी को क्या करना है, गिरफ्तार। अब इसी को आपका बेयर एक्ट की भाषा से चलना है। इसके लिए प्रावधान जो किया गया है, सेक्शन हम बता दें पहले, 78 से लेकर 81 तक, यानी कि अधिकारिता से बाहर गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक दी गई है, तो धारा 78 से लेकर 81 तक। अब वही 71 से शुरू करना है। और आपका देखिए, जब भी मेंस में लिखिएगा तो पूरा बैरक न लिखिए, बैरक का सार लिखिएगा, क्योंकि धाराएं बड़ी बड़ी हैं और सब कुछ लिखना संभव नहीं है। और उतना बड़ी धारा हो जाएगी कि आप एक क्वेश्चन पूरा नहीं समाप्त कर पाएंगे। तो उसका सार ही हम भी लिखवाते समय लिखवाएंगे, लेकिन पढ़ाते समय आपका हम पूरी तरह एक एक चीजें पढ़ा रहे हैं, लिखवाते समय इसको शार्ट किया जाएगा। 78 निकाल लीजिए। अब अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 78 कब लागू होगी, जब अधिकारिता के बाहर गिरफ्तारी के वारंट को लागू कराना है। और ऐसी दशा में कह सकते हैं तो भेजा गया वारंट, यानी कि भेजा गया का मतलब उदाहरण जो मैं बताया कवर किए रहिएगा कि प्रयागराज का न्यायालय पटना के पुलिस को वारंट भेजता है और पुलिस से कहता है पटना के कि आप इस वारंटी को क्या करिए, गिरफ्तार, यानी कि वारंट का क्या करिए, निष्पादन। तो ये 78 भेज कर, भाई यहाँ को देखकर नहीं, अब देखिए पहला खंड, जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तो एकदम उदाहरण बनाए रहा जाए, दूसरा उदाहरण कवर किया जाए। ये उदाहरण तो आपका हो गया। प्रयागराज का न्यायालय है। प्रयागराज के न्यायालय ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ जो वारंटी है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वारंट पर, वह बनारस में है। तो ऐसी दशा में आपका अधिकारिता के अंदर हुआ कि बाहर, बाहर माने प्रदेश में भले हो, लेकिन प्रयागराज के न्यायालय के अधिकारिता के क्या हो गया। तो 78 में नियम देखिए क्या होगा, अधिकारिता से बाहर किया जाना है। अब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस को निर्दिष्ट करने के बजाय, बजाय मतलब सिवाय, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रयागराज का न्यायालय प्रयागराज की पुलिस को उस वारंट को देने के बजाय, यानी कि प्रयागराज की पुलिस को वारंट न दे, तो न दे तो क्या करे भाई, प्रयागराज की पुलिस को तो दिया नहीं, तो क्या करे, तो भेज दे, कहाँ भेज दे, बनारस। तो अगला शब्द देखिए, करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा। अब दो चीजें आई, या तो डाक द्वारा या अन्यथा, यानी कि अगर बनारस की पुलिस को प्रयागराज का न्यायालय इस उदाहरण में
गिरफ्तारी का वारंट भेजता है तो कैसे भेज सकता है? या तो पोस्ट ऑफिस द्वारा भेज दे और वहाँ एसपी या जो भी हो वहाँ आपका रिसीव कर लें, या अन्यथा का मतलब किसी अन्य तरीके से भी गिरफ्तारी का वारंट भेजा जा सकता है। आ, हाथों हाथ भेज दिया जाए, यानी कि किसी अधिकारी को भेजा जाए जो जाके गिरफ्तारी के वारंट को कहाँ के पुलिस अधिकारी को दे दे, बनारस। तो क्या तरीका है? एक तो डाक द्वारा, या क्या तरीका है किसी अन्य प्रकार से? भाई नए लोग समझिए, अन्यथा का मतलब क्या हुआ? किसी अदर वे से, दूसरे प्रकार। तो दूसरा प्रकार क्या है? हाथों हाथ ले जाकर दे दीजिए किसी भी तरीके से। अगला देखिए, हाँ, बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है। तो फिर एक बार याद रखिए, प्रयागराज का न्यायालय बनारस वारंट भेजता है तो बनारस में किसको भेजेगा वारंट? तो पहला आ गया कि बनारस में किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, यानी कि डीएम के नाम भेज सकता है, एडीएम के नाम भेज सकता है, एसडीएम के नाम भेज सकता है। ये लोग कौन से मजिस्ट्रेट कहलाएंगे? कार्यपालक। दूसरा, बनारस में किसको भेज सकता है? एसपी को, यानी कि पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, या बनारस में किसको भेज सकता है? पुलिस कमिश्नर को, यानी कि पुलिस आयुक्त को। तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है भाई। देखिए, हर एक जगह पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर नहीं होते, पहला नियम याद रखिए। पुलिस कमिश्नर केवल उसी जिले में होते हैं जिन जिलों को मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। जैसे प्रयागराज है, ये महानगर क्षेत्र, महानगर एरिया नहीं है, तो यहाँ पुलिस आयुक्त नहीं होंगे। तो यहाँ आपका कौन होंगे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी साहब होंगे, लेकिन पुलिस आयुक्त नहीं। अब पुलिस आयुक्त की विशेषता थोड़ा 1-2 मिनट बताना जरूरी है भाई। जो पुलिस आयुक्त होता है आपका कमिश्नरी में, यानी कि आपका महानगर क्षेत्र में होते हैं, और पुलिस आयुक्त पुलिस को ही बनाया जाता है। लेकिन पुलिस जो आयुक्त होते हैं उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पावर भी दिया जाता है, यानी कि पुलिस का भी पावर रखेंगे और किस मजिस्ट्रेट का? एग्जीक्यूटिव। दोनों का पावर रहता है, मेन यही है। तो आपका इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले कुछ शहरों में पुलिस आयुक्त की स्थापना भी की है, और वहां पुलिस आयुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट का भी काम करेगा और आपका पुलिस का भी, दोनों का काम करेगा, हेड रहेगा। तो किसको किसको भेजा जा सकता है? आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, और किसको भेजा जा सकता है? या एसपी को, या किसको भेजा जा सकता है? आयुक्त को, पुलिस आयुक्त। याद रखिए किसको भेजा जाएगा? जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। 23 उदाहरण में वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाना है? बनारस में। तो बनारस के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस आयुक्त को प्रयागराज का न्यायालय डाक द्वारा या अन्य प्रकार से गिरफ्तारी का वारंट क्या करेगा? भेज सकेगा। अगला देखिए, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीत से कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बनारस के एसपी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो एसपी साहब उस वारंट पर अपना नाम लिख देंगे और उस वारंट का क्या करेंगे? निष्पादन। यानी कि बनारस में वारंटी को क्या करेंगे? अपने या खोजें
या अपने अधीनस्थों से क्या करें, खोजवाएं, और जहां मिल जाए क्या किया जाए, उसे पकड़ लिया जाए। अब पकड़ने के बाद क्या होगा आगे बताया जाएगा, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। दूसरा खंड देखिए, उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार, ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो जो धारा 81 के अधीन कार्यवाही करने वाले न्यायालय को यह निश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या न की जाए समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। यानी कि एक लाइन दो लाइन इसका मतलब है कि जब प्रयागराज का न्यायालय बनारस के एसपी इत्यादि को गिरफ्तारी का वारंट भेजता है तो गिरफ्तारी के वारंट के साथ जो कागज पत्र जानकारी हैं वो भी भेजे, ताकि अगर वारंटी बनारस में गिरफ्तार किया जाए और बनारस के न्यायालय में क्या किया जाए, पेश, तो बनारस का न्यायालय कम से कम ये डिसाइड करे कि इस वारंटी को जमानत दिया जाए कि जेल भेजा जाए। तो उसके लिए अलग प्रावधान आपका है, किस सेक्शन में काम करेगा, 81 में। भाई आपका पूरा नहीं लिखना है, इसमें मेंस में आपका पहला खंड ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए 79। ये तो भेज कर किया गया भाई। 78 में क्या किया गया था, वारंट दूसरे जिले में या राज्य में क्या किया गया, भेजा गया, याद रखिए। अब जब 79 आएगी तो भेजा नहीं जाएगा। अब फिर एक उदाहरण बताइए और तब बनाइए और तब आपका 79 शुरू किया जाए। मान लीजिए प्रयागराज का न्यायालय है और आपका ये गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है, और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह आजमगढ़ का है, यानी कि आजमगढ़ में रहता है। तो ऐसी दशा में या पटना में रहता है, यानी कि वारंट का निष्पादन वारंट जारी करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर ही करना है, अंदर के लिए सब धाराएं काम नहीं करेगी। तो पहला नियम ये हमने बताया 78 में कि प्रयागराज का न्यायालय वारंट वहां भेज दे, या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आजमगढ़ के, या आपका एसपी साहब को, या जहां आयुक्त सिस्टम है कमिश्नरी वहां किसको भेज दे, पुलिस आयुक्त को। लेकिन एक और तरीका है कि प्रयागराज का न्यायालय आजमगढ़ के एसपी इत्यादि को वारंट न भेजे, बल्कि प्रयागराज की पुलिस को ही वारंट दे दे, यानी कि प्रयागराज की पुलिस के नाम वारंट जारी करे। और प्रयागराज की पुलिस कहाँ जाए, आजमगढ़, और आजमगढ़ में वारंटी को गिरफ्तार करे। क्यों? क्योंकि धारा 77 बताती है कि वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है, केवल जिले में कि पूरे भारत में कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी। तो ये जो प्रक्रिया हम बताएंगे कि प्रयागराज की पुलिस कहाँ पहुंच गई, आजमगढ़ में वारंटी को गिरफ्तार करने, ये प्रक्रिया किस धारा में दी गई है, 79। अब आइए बेरक से रहेगा भाई, कंसेप्ट बन गया तो बैरक में आपका कोई दम नहीं है। अब देखिए आपका, जब पुलिस अधिकार, देखिए हेडिंग पहले देखिए, अधिकारिता से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट माने इशू वारंट या जारी किया गया वारंट। देखिए एक सब, जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति, अनिम्न मतलब इसके नीचे न हो,
अनिम्न मतलब इससे नीचे न। अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। भाई अब भिजवाइए भाई आपका यहाँ से। प्रयागराज की पुलिस को ही वारंट दे दिया गया, तो प्रयागराज पुलिस कहाँ पहुंच जाए जहां वारंट का निष्पादन करना है। तो उदाहरण हमने कहाँ बनाया, आजमगढ़। तो आजमगढ़ में जहां निष्पादन करना है वारंट लेकर जाए, किसके पास लेकर जाए, तो पहला दिया जा रहा है कि उस आजमगढ़ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दूसरा ये कहता है कि आपका SHO के पास, यानी कि थाने के भारसाधक अधिकारी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी, यानी कि जैसे कि आपका थानेदार साहब है, उनके ऊपर CO साहब है, उनके ऊपर DYSP है, उनके ऊपर SP साहब है, DIG साहब है, IG साहब है। किसी के पास यहाँ की पुलिस क्या करे, वारंट लेकर जाए। तो वारंट लेकर जाए और आपका वारंट लेकर जाए, तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ये तो आपका पहला नियम हुआ कि या तो वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थानेदार या जिस इलाके में गिरफ्तार करना है या थानेदार से ऊपर के अधिकारी के पास आप वारंट लेकर जाइए। तो पहला खंड में पुलिस गई। दूसरा खंड देखिए, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकन करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निष्पादित किया निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा। और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी। देखिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस जिसके पास भी वारंट लेकर गया है उससे मतलब नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, उस वारंट पर पृष्ठांकन करेंगे, माने वारंट के पीछे अपना पद और नाम लिख देंगे और ये लिख देंगे कि हाँ ये वारंट हमारे पास क्या हुआ है, आया है। इसके बाद आपका और जो प्रयागराज की पुलिस गई है उस पुलिस को ये लोग सहयोग करेंगे कि असहयोग, बताइए तो। सहयोग करेंगे, यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि आजमगढ़ के थाने पर जाइए, जिस थाने में के एरिया में वारंटी को गिरफ्तार करना है, थानेदार से कहिए थानेदार वारंट के पीछे पृष्ठांकन कर दे। तो थानेदार से भी कहिए कि हम प्रयागराज से आए हैं, पुलिस वाले हैं, आप भी हमारे साथ चलिए और इस वारंट के निष्पादन में क्या करिए, सहयोग। तो पहला सामान्य नियम तो यही निकला कि जब आप दूसरे इलाके में जाइए तो उस इलाके की पुलिस की क्या लीजिए, सहायता। लेकिन लेकिन जब लग जाता है तो वही सबसे खतरनाक रहता है। जब बट परंतु किया लेकिन लग गया, यानी कि एक आपका ये खतरनाक चीज आ गई। और देखिए लेकिन मैं भी लगा रहा हूँ, लेकिन यदि प्रयागराज की पुलिस को लगता है कि यदि मैं वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पास वारंट लेकर जाऊंगा तो इतना देर हो जाएगी कि वारंटी क्या हो जाएगा, फरार, वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा। तो क्या करे यहाँ की पुलिस, अब खबर न दे, डायरेक्ट जहाँ वारंटी छुपा है वहाँ पहुँचे, वारंटी को गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी के बाद थानेदार को सूचना दे दे कि आपके इलाके से इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया, इसलिए हमने पहले सूचना नहीं दी, कि समय ही नहीं था, सूचना देते तब तक ये क्या हो जाता, इस इलाके से फरार।
तो ये सामान्य नियम नहीं है, अपवाद है, लेकिन इस अपवाद का ही पालन ज़्यादा किया जाता है। यानी किसी अपवाद को ज़्यादातर मामलों में पुलिस लागू करती है कि दूसरे राज्य से आई, गिरफ्तार की और बाद में लोकल पुलिस को सूचना दे दी और बता दी कि समय नहीं था कि हम आपको क्या करें, सूचना आपको सूचना देते, सहयोग मांगते, तब तक अभियुक्त क्या हो जाता, वहां से फरार। तो इस प्रकार आपका कैसे अधिकारिता से बाहर आपका वहीं की पुलिस जाकर गिरफ्तार करेगी, ये 79 में है। अब आइए 80 देखा जाए। जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। आइए देखिए भाई, आपका फिर एक बार उदाहरण चेंज किया जाए। मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने वारंट जारी किया और जो वारंटी है वह पटना में गिरफ्तार हुआ। तो पटना में जब वह वारंटी गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तारी के बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, आपका कह सकते हैं यह सेक्शन 80 में बताया गया है। अब देखिए गिरफ्तारी पर क्या प्रक्रिया होगी, देखिए एक एक शब्दों को भाई। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। अब आइए यानी कि अगर वारंटी दूसरे इलाके में गिरफ्तार किया जाता है तो पहला नियम यह है कि जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, अब ये देखा जाएगा कि क्या वह न्यायालय 30 किलोमीटर के दायरे में है। यानी कि जिस इलाके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो पहला नियम देखा जाएगा 30 किलोमीटर का दायरा। यानी कि अगर जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के स्थान से उसकी दूरी कितनी है या उससे कम है, 30 किलोमीटर या उससे कम, तो आप उसी न्यायालय में क्या करिए, गिरफ्तार व्यक्ति को लाइए। भाई कहाँ लाइए, जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। लेकिन अगर 30 किलोमीटर से दूर है तो जिस जिले में वह गिरफ्तार हुआ है वहीं ले जाइए। तो किसके समक्ष ले जाएंगे, तो 3 अधिकारी दिए गए लास्ट में। आपका पहला अधिकारी है आपका मजिस्ट्रेट, लास्ट लाइन, दूसरा है आपका जिला अधीक्षक या तीसरा है पुलिस आयुक्त। तो किसके समक्ष ले जाएंगे, आपका कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष या एसपी साहब के समक्ष या पुलिस कमिश्नर। आपका ये इनके सामने ले जाएगी पुलिस गिरफ्तार करके। अब इनके सामने जब पुलिस लेकर चली गई तो ये लोग क्या करेंगे, इसके लिए इस धारा में प्रावधान नहीं है, अगली धारा में डिटेल में दिया गया है। और वह धारा एक लाइन और आगे बढ़िए, कहाँ बढ़ जाइए, आपका 81। फिर एक बार देखें तो इसको, जैसे प्रयागराज के न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और जब गिरफ्तार अभियुक्त किया गया
वह प्रयागराज के जिले की सीमा के बाहर किया गया। तो पहला नियम देखा जाएगा कि क्या जहां वह गिरफ्तार किया गया है और प्रयागराज का न्यायालय स्थित है, क्या इसकी दूरी 30 किलोमीटर या उससे कम है? अगर 30 किलोमीटर या कम है तो कहाँ लाकर पेश किया जाएगा? प्रयागराज के न्यायालय में। और अधिक है तो कहाँ पेश किया जाएगा? उस जिले के या तो कहाँ मजिस्ट्रेट के सामने, या कहाँ एसपी के सामने, या पुलिस आयुक्त। याद रखिए, तीनों में से कहीं भी पेश करिए। जब पेश हो गया तो वो लोग क्या करेंगे? अब इसके लिए प्रावधान की धारा में दिया गया है 81। देखिए, जब उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। देखिए एक लाइन भाई, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित हैं, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। यानी कि एक उदाहरण बना लीजिए भाई, फिर एक बार। प्रयागराज के न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। वारंटी कहाँ गिरफ्तार हुआ है? पटना में। तो पटना में किसके सामने पेश करिए? या तो वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या पटना के किसके एसपी, या जहाँ आयुक्त रहते हैं वहाँ कहाँ पेश करेंगे? पुलिस आयुक्त। तो बताइए, मान लीजिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, एसपी के यहाँ पेश किया गया, जहाँ भी पेश किया गया, अगर ये लोग पहले चेक करेंगे, पहले छानबीन करेंगे कि क्या वही व्यक्ति गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है जिसका नाम वारंट में वर्णित है, कि कहीं दूसरा तो नहीं आ गया, ये पहले जांच की जाएगी। अब जब आपका आज आईपीसी, जब आपका 76 हम पढ़ाएंगे तो फिर इस उदाहरण को कवर करेंगे। ध्यान से समझिए भाई, मान लीजिए एक को गिरफ्तार करना था और गलती से गिरफ्तार भी हो गया, तो आपका क्या तरीका है? तो इसमें तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस आयुक्त पहले तो ये देखेंगे कि क्या वही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसके लिए वारंट जारी किया गया, कि कहीं पुलिस ने दूसरे को तो नहीं पकड़ कर ला दिया। क्योंकि पुलिस वाले हैं, कोई भरोसा नहीं है कब जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को क्या घोषित कर दे। बहुत कहानियां प्रसिद्ध हैं और आप देख भी रहे हैं। आपका कभी गाड़ी पलट जाएगी, तो कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, तो कभी पता लगेगा कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और 100 फीट खाई में गिर गई। पुलिस वाला जो ड्राइवर था कूद के भाग गया, और जो हथकड़ी लगा अभियुक्त था क्या हुआ? मर गया। तो आपका कई फिल्में बनी है, एक फिल्म अभी बता दूं आपको, अरे कि जॉली एलएलबी देख लीजिएगा। यानी कि मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं, आपका जो अक्षय कुमार की हैं, वह फिल्म देखिए कैसे पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर करते हैं और उसके बाद बचने के लिए वो मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हैं कि कल्पना करना भी क्या है मुश्किल। यानी कि जन्नत में जाएंगे कि जहन्नुम में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, इसकी कोई परवाह नहीं। भाई देखिए, कोई बुरा ना माने किसके घर में पुलिस वाले हो, तो आप एक हमारी बात गौर करिएगा कि जब पुलिस वाले रिटायर हो जाते हैं उसके बाद तमाम रोग उन्हें पकड़ता है। जाकर थोड़ा गौर करिएगा। और आपका उसका जो बाल बच्चे इत्यादि हैं, जाकर देखिए क्या हालत करते हैं। और तीसरी बात, उसके बाद वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते। आप देखिएगा 10 साल 15 साल से रिटायरमेंट के बाद अधिक जिंदा नहीं रहते, कुछ न कुछ रोग हो जाता है।
क्योंकि जीवन भर तो भाई आप क्या किए हैं, कुटाई धान जैसे किए हैं, गाली दिए हैं, वहीं घर में भी देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका घर का मामला अलग पुलिस वाले रखें और समाज का मामला क्या रखें। रखते भी हैं कई पुलिस वाले कि घर में आएंगे तो दूसरा व्यवहार, और अपना ऑफिस में और समाज में जाएंगे तो क्या दूसरा। ये इसमें शक नहीं है, लेकिन आपका चूंकि 50% से अधिक पुलिस वाले आपका वही है, न 3 में न 13 में। एक नियम बना है गाली देने का, और वही गाली देते देते घर में भी अपना गाली क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। थोड़ा गौर करिएगा हमारी बात पर, 90% मामलों में ये बातें क्या होंगी, सत्य होंगी। तो उससे मतलब नहीं है। हम ये बता रहे थे कि या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी के यहाँ या आयुक्त के यहाँ पेश करेंगे, ये लोग ये पहले देखेंगे कि क्या वारंटी ही तो ये है, दूसरा तो नहीं आ गया कहीं, यानी कि बहुरूपिया तो नहीं आ गया, यानी कि एक ही जगह तो गिरफ्तार होके नहीं आ गया, और आ ही गया है। तो उसके लिए आपका आईपीसी में आज हम बताएंगे आपका सेक्शन 76 धारा 76 बताया जाएगा क्या प्रावधान है। अगला देखिए, तो ऐसी दशा में भाई जब इन लोगों को विश्वास हो गया कि वारंटी ही गिरफ्तार करके लाया गया है, तो ये लोग निर्देश देंगे कि जिस न्यायालय ने इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था, उस न्यायालय को इसे क्या किया जाए, भेज दिया जाए। यानी कि पटना के एसपी साहब कहेंगे कि इसे कहाँ भेजिए, प्रयागराज, क्योंकि गिरफ्तारी का वारंट किसने जारी किया था, प्रयागराज के। अगला देखिए, परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है, यानी कि अब परंतु लग गया तो फिर समस्या आई। देखिए आपका भाई, अगर अपराध बेलेबुल है यानी कि जमानती है, तो अब आपको सतर्क ये रहना है कि बेलेबुल ऑफेंस या जमानती अपराध कहाँ परिभाषित है। तो सीआरपीसी की धारा 2A में जमानती अपराध किसे कहा जाएगा, तो कानूनी भाषा में नहीं, सामान्य भाषा में याद रखें, वह अपराध जिसमें जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में आपका जमानत ली जाती है सीआरपीसी की 21 धारा के तहत, 436 के तहत। और कौन जमानत दे सकता है, कोई न्यायालय या कोई पुलिस अधिकारी। तो बताइए, पुलिस अधिकारी दे सकता है कि नहीं, न्यायालय दे सकता है कि नहीं, दे सकता है। और अधिकार है कि विवेकाधिकार अधिकार। तो जब इन लोगों को लगता है, पटना के एसपी साहब को, कि ये जो वारंट जारी हुआ है, वारंटी गिरफ्तार किया गया है, ये कैसा अपराध किया था, बेलेबुल यानी कि जमानती, और ये जमानत देने और बांड या बंद पत्र भरने के लिए ये गिरफ्तार व्यक्ति क्या हो गया है, रजामंद, इनकार नहीं कर रहा है, हम भर देंगे। तो अगला शब्द देखें, जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट, एसपी या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है। अब दो बातें याद रखिए, अब ये न कहेगा कि 71 न पढ़ा, नहीं पढ़ा गया है, कल ही लिखवाया भी गया था। तो दो कंडीशन न बनाइए, या तो वह अपराध जमानती है और वह व्यक्ति जमानत देने के लिए तत्पर और तैयार और रजामंद है, यानी कि बंध पत्र भी भरने के लिए और जमानतदार देने के लिए। या दूसरी कंडीशन है कि या वह जो गिरफ्तारी का वारंट है सेक्शन 71 के तहत BW वाला है। कल बताया गया था BW मतलब क्या, बेलेबुल वारंट, जमानती वारंट, यानी कि आपका पुलिस को निर्देशित किया गया है
कि जब इसे आप गिरफ्तार करिए, बंध पत्र भर दे, जमानतदार दे दे, तो वहीं से इसे क्या करिए, छोड़ दीजिए। तो ऐसी दशा में ये लोग क्या करेंगे, अब प्रयागराज भेजेंगे कि बांड भरवा के वहीं से छोड़ देंगे। तो बांड भरवा के क्या करें, पटना से ही छोड़ दें, भेजने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं होता तो क्या किया जाएगा, वहां से कहाँ भेजा जाएगा, आपका प्रयागराज। तो इस प्रकार से आपका मुख्य मुख्य बातें आपका समाप्त होती हैं। अब अगला ये देखिए भाई, आगे देखा जाए इतना पर्याप्त है इसमें। अगला देखिए आपका खंड अब सी, फिर एक बार देखिए हम जो ये पढ़ा रहे हैं, पहले फिर एक बार तोड़िए भाई। अध्याय अध्याय 6 चल रहा है। हाजिर होने के लिए, यानी कि एपियर होने के लिए, बाध्य करना, विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी कि आदेश दिया जाता है। अर्थात न्यायालय किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए क्या क्या कर सकता है, न्यायालय बाध्य कर सकता है कि तुम न्यायालय में क्या हो, हाजिर हो। तो पहला हाजिरी का तरीका क्या उपाय है कि समन जारी कर दिया जाए, और इसके लिए डिटेल में हमने कहाँ से कहाँ तक बता रखा है, 61 से लेकर कहाँ तक, 69। दूसरा तरीका भी आज समाप्त, बैठिए, दूसरा तरीका भी आज समाप्त हो गया। दूसरा तरीका क्या था, गिरफ्तारी का वारंट, और वह आपका, ये खंड ए में था। खंड बी में अरेस्ट वारंट था, उसको कहां से कहां तक हमने बताया, 70 से लेकर कहां तक। अब थोड़ा कंसेप्ट बनाइए। गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है, पुलिस ऐसे वारंटी को खोज रही है, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि फरार हो गया, या अपने को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, जिससे कि वारंट का निष्पादन न हो पा रहा हो, यानी कि वह व्यक्ति गिरफ्तार न हो पा रहा हो। तो न्यायालय के पास एक और विकल्प है, एक विकल्प, लास्ट विकल्प बचा है, ताकि ऐसे व्यक्ति को बाध्य किया जाए, विवश किया जाए, प्रेशर डाला जाए, दबाव डाला जाए कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में एपियर हो जाए, न्यायालय में क्या हो जाए, उपसंजत, उपस्थित या हाजिर। और वह जो उपाय है वह इस अध्याय के अध्याय 6 के किस खंड में दिया गया है, सी में, यानी कि ग में। अब धारा याद रखिए, 82 से लेकर 86 तक दिया गया है, और 82 से 86 तक किसके बारे में प्रावधान है, प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की। अब फरारी की उद्घोषणा होगी, ऐसे व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तो पहले भाई एक दिन बताया गया था, थोड़ा बहुत 82, लेकिन बहुत कम लोग आए थे, फिर से बताना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपका चला तो था क्लास 15 तारीख को, लेकिन 5-6 लोग ही पढ़ने आए थे। तो फिर एक बार हम 82 बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि भाई लोगों, जिन लोगों का छूटा है आपका, उनका भी कवर हो जाए। पहले तो आपका एक कंसेप्ट बना लेना चाहिए कि किस धारा में क्या है। यहाँ से आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में तो एक क्वेश्चन सेट रहता है, मेंस में आपका इस समय 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, एक 82 से भी, एक 83 से भी, और वर्तमान समय में आपका 85 से, यानी कि आपका धारा 85 से भी क्वेश्चन आपका नया बना है। अभी कहीं बता रहे थे लोग, मैंने दिया भी था कि 50 यूपीएपीओ में बना है, 85 से भी क्वेश्चन बना है। तो एक पहले धाराओं को तोड़ लिया जाए, 2-2 लाइन किसमें क्या है, और तब आपका
प्रोकमलेशन शुरू किया जाए फिर से। 82 भाई धारा याद कर लीजिएगा, 83, 84, 85, 86 तो अपील के बारे में है। ये प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट के बारे में है, यानी कि उद्घोषणा और किसके बारे में, कुर्की के। अब देखिए आपका फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा या मफरूर अपराधी या भगोड़ा अपराधी, उद्घोषित अपराधी, ये जब भी पूछे तो कौन सी धारा में फरारी की घोषणा की जाती है, 82 में। या कम से कम इतना तो याद रखे कि फरार व्यक्ति के लिए प्रोकुमुलेशन किस धारा में, 82। पहला नियम, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, तो कुर्की का प्रावधान, अटैचमेंट का प्रावधान, उसकी संपत्ति की जब्ती का प्रावधान किस धारा में है, आपका 83। अब आइए 84 देखा जाता है। 84 का सिद्धांत है, आपका गेहूं के साथ घुन भी पिस गया है, जबकि घुन का कोई दोष नहीं है, लेकिन गेहूं के साथ क्या हुआ है, वह पिस गया है। तो यानी कि अब घुन आएगा और अपनी संपत्ति को क्या मांगेगा, वापस। देखिए एक उदाहरण देखिए इसमें, मान लीजिए ए और बी दोनों भाई थे, ध्यान से समझिएगा, उदाहरण आगे तो डिटेल में चलेगा ही। ए और बी दोनों भाई थे, ए के नाम धारा 82 में उद्घोषणा हुई, फिर धारा 83 के तहत ए की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया। पुलिस वाले गए और किसकी संपत्ति को कुर्क कर लिए, ए की। अब ए की संपत्ति के साथ चूंकि इसका भाई भी था, तो गलती से किसकी संपत्ति भी कुर्क हो गई, बी की। तो अगर उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति न्यायालय में आता है और मांग करता है कि गलती से हमारी संपत्ति भी आपके आदेश से कुर्क हो गई है, मैं उद्घोषित व्यक्ति नहीं था, अतः मेरी संपत्ति क्या की जाए, वापस। तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, 84। आप लोग तुरंत एक पॉइंट याद रखिए, उद्घोषित व्यक्ति अपनी संपत्ति वापस मांग रहा है कि उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति। बताइए कौन मांग रहा है कि हमें वापस करिए, भिन्न। नहीं आपका, अगर उद्घोषित व्यक्ति वापस मांगेगा तो अगली धारा में प्रावधान है, कौन सी धारा में, आपका 85 में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर हितबद्ध व्यक्ति मांगता है अपनी की संपत्ति वापस की जाए और वह उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, तो सेक्शन 84 काम करेगा, और अगर उद्घोषित व्यक्ति ही वापस मांगता है तो सेक्शन 85 काम करेगा। तो यानी कि इस उदाहरण में बी अपनी संपत्ति को वापस मांगता है तो धारा 84 के तहत मांग सकता है। समय पूछा जाता है कि कितने समय के अंदर वह एप्लीकेशन न्यायालय में दे दे कि उसकी संपत्ति वापस की जाए, तो वह 6 मंथ, कितने समय के अंदर, 6 माह, आगे बताया जाएगा। और अगर उद्घोषित व्यक्ति मांगता है तो ऐसी दशा में 85 वो भी अभी आगे बताई जाएगी। पहले 82 देखिए, धारा 82 देखा जाए भाई। धारा 82 जब भी पढ़िए तो सीआरपीसी की कौन कौन सी धाराएं पढ़नी है, मैं पिछले लेक्चर में बता भी था एक दिन, फिर एक बार बताया जाए। 82 जब भी पढ़िए तो आपका सीआरपीसी की धारा 40 2 का सेकंड खंड पढ़िएगा, यानी कि धारा 40 2 का सेकंड खंड पढ़ना है। इसके बाद आपका धारा 41 पढ़ना है, यानी कि 41 भी पढ़ना है। इसके बाद सेक्शन
43 भी पढ़ना है, यानी कि 43 भी पढ़ना है। इसी के साथ एक धारा आपका 73 भी पढ़ना है, यानी कि आपका 73 भी। फिर एक बार देखिए, यानी कि 82 पढ़िएगा, धारा 40 का आपका दो, देखिए तो सही है ना, 40 का दो का सेकंड है कि बी है, हाँ सेकंड पढ़िएगा। फिर 41 पढ़ना है, फिर 43 पढ़ना है, और फिर आपका कौन सी धारा पढ़नी है, 73। जब भी आप 82 पढ़िए, आईपीसी भी को रिलेट करना पड़ेगा, और आईपीसी की एक धारा पढ़नी पड़ेगी 174 ए 174 ए पढ़ना है, 174 ए 174 ए पढ़ना है। इसी के साथ आपका जो पुलिस अधिनियम की पैरा पढ़ना है, 215 16 में 117 में 18 16 है ना आपका, फरार अपराधी की परिभाषा, तो आपका 216 मुख्य रूप से पढ़ना है। इसके बाद वर्ग पूछा जाता है कि भगोड़ों को कितने वर्गों में बांटा जाएगा, 2 वर्ग, वर्ग ए और वर्ग बी बताया गया। तो भाई इसमें अब इसको पहले ध्यान से समझिए, पहले प्रोकुमुलेशन समझिए, यानी कि उद्घोषणा क्या होती है। तो उद्घोषणा शब्द को सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः उद्घोषणा एक सरकारी और औपचारिक, यानी कि फॉर्मल घोषणा होती है, जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ इस बात की घोषणा करता है कि वह व्यक्ति घोषणा में दिए गए समय के अंदर न्यायालय में हाजिर हो जाए। ये घोषणा चूंकि सार्वजनिक होती है, अतः छुपाकर नहीं की जाती, ये पब्लिक होनी चाहिए। सार्वजनिक उद्घोषणा का मतलब ये हुआ कि सार्वजनिक घोषणा, यानी कि केवल वह व्यक्ति ही नहीं जिसके खिलाफ उद्घोषणा हुई है, लगभग पूरा विश्व जान जाता है, लगभग पूरा जिला जान जाता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ क्या हो चुकी है, फरारी की घोषणा। तो ऐसी दशा में आपका फरार या भगोड़ा या उद्घोषित या मफरूर अपराधी किसे कहा जाएगा, ये सीआरपीसी की धारा 82 में परिभाषित नहीं है। लेकिन धारा 40 आपका का खंड 2 का उपखंड सेकंड में उद्घोषित अपराधी प्रोकुमुलेंट ऑफेंडर को डिफाइन जरूर किया गया है, और उद्घोषित अपराधी का मतलब कि जिसके खिलाफ क्या हो चुकी है 82 की घोषणा। उद्घोषित अपराधी को उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 216 में परिभाषित किया गया है, और ये कहा गया है कि फरार अपराधी, मफरूर अपराधी, उद्घोषित अपराधी, भगोड़ा अपराधी वह कहा जाएगा जिसके खिलाफ सेक्शन सीआरपीसी के 82 के तहत क्या जारी हो चुकी है, फरारी की उद्घोषणा। यानी कि ये हम सीआरपीसी नहीं बताती है, कौन बताता है, हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन। अब फरार के बारे में आपका सीआरपीसी में जितने प्रावधान हैं, पहले उन प्रावधानों को एक एक लाइन बताया जाए। देखिए आपका पहली धारा आपका देखना है 41। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ फरारी की उद्घोषणा, यानी कि फरार होने की उद्घोषणा न्यायालय ने जारी कर रखी है, तो कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना
एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। तो किस धारा में पुलिस शक्ति रखती है वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की? तो 41। अब आइए, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने 82 के तहत फरार होने की उद्घोषणा कर दी है, तो कोई आम आदमी भी यानी कि कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसे फरार व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति ऐसे फरार को गिरफ्तार कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। सीआरपीसी की किस धारा के तहत? 43। अगला ये, किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम फरार अपराधी को गिरफ्तार करने हेतु गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। कल मेंस के लिए लिखवाया भी गया था, और वह सेक्शन कौन सा है? 73। आम आदमी के नाम आपका 3 था, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल किससे मतलब है? फरार अपराधियों से। अब आइए 82, एक और कंसेप्ट बनाइए तब बैर शुरू किया जाए। देखिए आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा 215 ये बताता है कि पुलिस को चाहिए कि एक ही दिन में गिरफ्तारी का वारंट भी जारी करा ले न्यायालय से, आपका उद्घोषणा भी करा ले और कुर्की का आदेश भी ले ले। एक क्रम से एक ही दिन में तेजी लाते हुए क्या करे? तीनों आदेश कहाँ से निकलवा ले? न्यायालय से। अब भाई देखिए, इसमें भी अब कितना तेजी लाती है पुलिस। जब आपका इसमें तेजी तब लाई जाती है अगर विपक्षी हैं, तब एक ही दिन में तीनों हो जाएगा। और सरकार का कोई मंत्री या कार्यकर्ता है तो सालों लग जाते हैं ये मैं बता दूं। अब पुलिस के ऊपर है कि कोर्ट में एप्लीकेशन दे, तभी तो वारंट और घोषणा होगी। भाई कोर्ट अपने मन से तो कर नहीं देगा। कोर्ट से क्या करना पड़ेगा? पुलिस द्वारा डिमांड। तो पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, अपराध करके घूम रहा है, वारंट ही नहीं जारी हुआ, वारंट भी जारी हो गया, तो पुलिस की औकात नहीं है कि उसे क्या कर ले? गिरफ्तार। और वैसे ही वारंट सालों साल क्या होगा? चलता रहेगा। पुलिस कहती रहेगी कि मिल नहीं रहा है, जबकि पूरा मीटिंग क्या करता रहेगा पुलिस के संरक्षण में। मैंने ये भी एक झूठ है, यानी कि सामने पुलिस के हैं, लेकिन कोर्ट में पुलिस कहती है कि मैं खोज रहा हूँ, लेकिन ये मिल नहीं रहा है, तो अलग बात है। देखिए आपका उद्घोषणा के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो। यानी कि जो बिहार एचजेएस में क्वेश्चन बना कि प्रोकुमुलेशन किस पर डिपेंड करता है? तो गिरफ्तारी के वारंट पर। तो पहले क्या जारी होगा? गिरफ्तारी का वारंट। नहीं मिल रहा है तो क्या जारी की जाएगी? उद्घोषणा। और उसके बाद क्या जारी होगा? कुर्की, मतलब जब्ती होगी उसके चल और क्या? अचल संपत्ति। तो आगे बताया जाएगा। 82 आइए भाई। अब जो आपका 82 में जो पॉइंट तोड़ना है उसको देखिए। 82 4 है ना, एक बार देखिए तो 4 ही है ना। हाँ देखिए भाई, आपका 2000 पहले से 2005 के पहले जो उद्घोषणा का प्रावधान था वह केवल एक ही खंड में था, 82 के क्लाज 1 में। लेकिन 2005 में संशोधन करके आपका खंड 4 और 5 जोड़ा गया और एक और उद्घोषणा का प्रावधान कर दिया गया। तो आपका जो पूछा जाता है
इंटरव्यू में भी आ सकता है कि 82 के क्लास 1 और क्लास 4 में डिफरेंस क्या है, तो अभी हम बताएंगे। लेकिन अगर समय के अंदर ऐसा उद्घोषित व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो वह सजा का हकदार होगा। अगर 82 की घोषणा है तो 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों, और 82 के खंड 4 वाली है तो दंड की मात्रा बढ़ेगी, 7 साल का कारावास और जुर्माना। ये जो सजा दी गई है यह आईपीसी की धारा में दी गई है 174 ए। तो 82 का वायलेशन कितनी सजा दिलवा देगा? 3 साल या जुर्माना, और 82 का उल्लंघन 7 साल और जुर्माना। वह रेस्ट ले लीजिए, तब आपका कल फिर 82 को भूमिका लगभग समाप्त हो गई, आपका 82 को शुरू किया जाएगा। तो अभी आईपीसी चलेगा, मिस्टेक चलेगा। अभी आपका